तो गुजरात ने कमाल ही कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात ने कमाल कर दिया। शॉर्टकट वाली राजनीति के खिलाफ ये जनादेश, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ा जनादेश, ऐतिहासिक जनादेश और 2 दशकों की 27 साल की कथित एंटी इनकम्बेंसी के बाद अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इतना ज्यादा वोट प्रतिशत और इस तरह की सीटें किसी स्टेट में नहीं है। बड़ी बातें जल्दी से आपको बता देते हैं, फिर बहुत बड़ा पैनल में से शहजाद पूनावाला भी जुड़ेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन इसमें बड़ी बातें क्या हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि आज की बड़ी बातें क्या, मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी के पक्ष में मुसलमानों की बंपर वोटिंग, इस चीज को समझिए, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर बंपर वोटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। सबसे बड़ी बात यह। दूसरी बड़ी बात, जो गुजरात में लहर नहीं सुनामी कहा जा रहा है, गुजरात के इतिहास में यह सबसे बड़ी जीत है। जब से गुजरात बना तब से लेकर अब तक इतनी बड़ी जीत किसी पार्टी की नहीं हुई है। इतनी बड़ी हार भी वैसे किसी पार्टी की नहीं हुई, कांग्रेस की। और बीजेपी का वोट शेयर 49 से बढ़कर 53% तक पहुंच गया, 53%। ये किसी और स्टेट में बीजेपी का इतना बड़ा वोट शेयर नहीं है, किसी भी स्टेट में बीजेपी का इतना बड़ा वोट शेयर नहीं है। चौथी बड़ी बात, गुजरात के इतिहास में यह कांग्रेस की सबसे बड़ी हार है। बीजेपी की सबसे बड़ी जीत और कांग्रेस की सबसे बड़ी हार, शायद 16-17 के अंक तक पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी। पांचवी बड़ी बात, जहां योगी का प्रचार वहां 80% सीटों पर जीत है। जहां योगी आदित्यनाथ का प्रचार जहां जहां उन्होंने किया वहां पर 80% सीटों पर जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। पांचवी बड़ी बात, कांग्रेस का वोट शेयर 41 से घटकर 27% तक पहुंच गया, 27%। 41% से घटकर 27% पहुंच गया कांग्रेस का शेयर। अगली बड़ी बात, सातवीं, जल्दी से, आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हारे हैं। लिख कर दिया था केजरीवाल साहब ने, इटालिया जी जीतेंगे, गढ़वी जी जीतेंगे, दोनों हार गए। गुजरात में AIMIM ओवैसी की पार्टी का खाता भी नहीं खुला, बल्कि कोई असर भी नहीं हुआ। और मुस्लिम इलाकों में तो बीजेपी को ज्यादा वोट पड़ गए, बल्कि उल्टा। 75 में से 66 ओबीसी सीट पर बीजेपी की जीत। ओबीसी फैक्टर पाटीदार में तो क्लीन स्वीप रहा है, क्लीन स्वीप। मोरबी सीट पर बीजेपी की 62,000 वोट से जीत। मोरबी को लेकर जो बीजेपी कह रही दुष्प्रचार किया गया, उसको लेकर मोरबी की सीट पर बीजेपी की 62,000 वोटों से जीत। अच्छा, सुनामी क्यों कहा जा रहा है, एक बार वो पाई चार्ट दिखा दीजिए जल्दी से। 1980 से अगर हम तुलना करें, जितने चुनाव हुए हैं, 127 कम हुए, 117 फिर और कम होंगे, 115 फिर और कम होंगे, 99 और अब 156। ये देखिए आप, ये पूरा पाई चार्ट समझिए क्यों कहा जा रहा है ये अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। 127, 117, 115, 99 और फिर 156 सीटें। ये 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद किसी भी पार्टी की किसी भी स्टेट में ये शायद संभवतः अब तक की सबसे बड़ी जीत, जिसे बीजेपी की सुनामी कहा जा रहा है। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा यहां पर मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। मेरे साथ ऋषि मिश्रा है, मेरे साथ शैलेंद्र जी हैं, मेरे साथ शांतनु हैं, संजीव उनियाल जी हैं, सैयद जवाद है, अशोक वानखेड़े लगातार सुबह से 6 बजे से मोर्चा संभाले हुए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ, और मेरे साथ संजीव कौशिक भाई है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शहजाद, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, मैं आपसे शुरू करूंगा। शहजाद जुड़ गए मेरे साथ? ठीक है शहजाद, शहजाद जुड़ गए। आवाज आ रही है? हाँ शहजाद, सवाल कुछ नहीं है, सवाल मेरे ख्याल से हिमाचल को लेकर मैं शुरू करता हूं। गुजरात की तो पूरा दिन चर्चा हुई है, हिमाचल में क्या हो गया? देखिए, हिमाचल में तो हमेशा से रिवाज रहा है सरकारें बदलने का 5 वर्ष के अंतराल में, और हमने पूरी कोशिश की। 0.9%, 1% से हम पीछे रह गए। 10 सीटों पे 1000 वोट का फर्क रह गया। हमारी कोशिश पूरी रही, परंतु कहीं ना कहीं कमी तो रही है, और हमने हिमाचल की जनता का जो भी आदेश है उसको स्वीकारा है, और एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम अपनी भूमिका निभाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक विनम्रता से इसको भी स्वीकारना जरूरी है, और हम इस आदेश को भी स्वीकारते हैं जिस प्रकार से गुजरात की जनता के आदेश को हम स्वीकारते हैं। अभी बताया जा रहा है प्रतिभा सिंह शायद थोड़ी सी नाराज है, संभवतः 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, बड़ी जल्दी नहीं सरेंडर कर रहे हैं इस बार आप लोग? देखिए, ऐसा है कि हमें जनता ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है। हम जनता के आदेश का पूरा स्वागत करते हुए, उसको स्वीकारते हुए हम विपक्ष की, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब बाकी कांग्रेस पार्टी अपना घर संभाले। कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए, बड़े बड़े वादे किए हैं, उसे पूरा करने के लिए वो कटिबद्ध रहे, और कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो वहां पर एक स्थिर सरकार दे।
ठीक है, मैं शहजाद आपके पास आऊंगा। हमेशा शुभरास्ता भी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैनल है, एक्सपर्ट्स है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सबका एक कमेंट जल्दी मैं ले लेता हूँ। शैलेंद्र जी आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये गुजरात की जीत आपको क्या बताती है? शैलेंद्र जी। देखिए, ये बहुत बड़ा संदेश है। जिस तरह से 27 साल लगातार कोई भी पार्टी शासन करने के बाद, और वोट शेयर हो चाहे जो सीट्स हो, जिस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा था विपक्षी पार्टियों के द्वारा, तो उनके लिए जाहिर सी बात है एक स्ट्रांग मैसेज है। और जो 1980 का नहीं है, वो डेटा जो 1995 का जो आप दिखा रहे थे, तो उससे लगातार डिसेंडिंग चुनावों से लगातार राइट। तो ये बहुत ही एक स्ट्रांग मैसेज है कि एक ऐसा नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व जो कि डेवलपमेंट, तमाम जो विपक्षी दल है ना, वो कहते हैं कि नहीं जी, जाति धर्म के आधार पर, तो उन सब के लिए एक स्ट्रांग मैसेज है कि नहीं, अगर आपको इतना लंबा सर्वाइव करना है तो आपको डेवलपमेंट को ही आधार बनाना पड़ेगा। जातिवाद विकासवाद पर चोट। ऋषि जल्दी। देखिए, इन दिनों में 3 चुनाव हुए हैं, उसमें दो में बीजेपी की हार हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन निकल रहा है कि पैन इंडिया जो इम्पैक्ट था नरेंद्र मोदी जी का, वो हिमाचल में नहीं चला, दिल्ली में नहीं चला। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं जो रीजनल एमसीडी से पैन इंडिया, बिल्कुल, क्यों, देश की राजधानी है। आप 250 वार्डों में आप चुनाव लड़ रहे थे, और मोदी जी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ रहे थे। हिमाचल में मोदी जी फेस था बीजेपी का, उसके बावजूद चुनाव नहीं जीतना, मतलब यह है कि 2-1 से बीजेपी पिछड़ी है। इसका जवाब एक बार शहजाद आप दे दीजिए भाई। ब्रांड मोदी अगर गुजरात में चला तो हिमाचल में क्यों नहीं चला? भाई पैन इंडिया ब्रांड मोदी है तो शहजाद। हाँ शहजाद। देखिए, जहाँ इन्होंने अभी दिल्ली एमसीडी की भी बात की, तो मैं बता सकता हूँ कि एमसीडी में भी हमारा वोट शेयर वैसे बड़ा है। 104 सीट 15 वर्ष के बाद भी आना, ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं। 30 सीट से हम पीछे रह गए, ये बात मैं स्वीकारता हूँ। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मुझे लगता है अगर आप देखें ट्रेडिशनली हिमाचल में जो नंबर 2 आता है 5 साल के बाद, वो 5, 6, 7% पीछे रहता है। आज केवल 1.9% का अंतर था। स्वीकारते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पूरे कम्युनिकेशन में, पूरे हमारे संगठन में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, इसलिए हम लोग जो है उसका पूरा हम लोग नहीं कर पाए। परंतु मुझे लगता है कि अगर आज भी जिस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो 42% वोट पे थी, वो आज 27% पे आ गई है। जो 15 साल में, जो एमसीडी में 15 साल से नहीं थी, 15-20 साल से नहीं थी, आज वहां पे 9 सीट पर सिमट गई है। अगर उसके समर्थक इस प्रकार की बातें करें, तो मतलब ये तो ऐसे ही हो गया कि अपने घर में आग लगी है, दूसरे के घर में क्या हो रहा है उसमें ताक झांक करने में व्यस्त है ये लोग। ठीक। अब ऐसा संजीव कौशिक है। कौशिक भाई, सबसे पहले तो बधाई राष्ट्रीय पार्टी बनने पर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपको भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 3 जगहों पर पिछले 2 दिनों में 3 चुनाव का रिजल्ट आया। 2 भारतीय जनता पार्टी हार गई और 1 जगह पे सरवाइव की। आम आदमी पार्टी 1 जगह पे सत्ता में आई, दूसरे जगह कांग्रेस पार्टी बाहर गई। मतलब ये कि कांग्रेस भी माइनस में रही, बीजेपी भी माइनस में रही। कोई एक अकेली पार्टी है जो लगातार अपने जनाधार को आगे बढ़ाई है, और जो प्लस में रही है वो आम आदमी पार्टी है। हिंदुस्तान की जनता को ये मैसेज जाना चाहिए। आईबी रिपोर्ट कमाल की बात कर रहे हैं। जितनी सीटें मिली, आपको लगता है कि गुजरात के गढ़ में जाकर नरेंद्र मोदी के सीने पे बैठ के यदि कोई 5 सीट निकालता, मजाक किसको समझ? आईबी रिपोर्ट 5 सीट की थी। आप मजाक समझते हैं इसको? नहीं कौशिक भाई, मैं पूछ रहा हूँ आईबी रिपोर्ट थी या कहाँ है वो आईबी रिपोर्ट पूछ रहा हूँ। कौशिक भाई नाराज नहीं, बस पूछ रहा हूँ आईबी रिपोर्ट कहाँ है? जिस स्टेट से राष्ट्रीय पार्टियां बाहर जा रही हो, वहां एक छोटी सी 10 साल पुरानी पार्टी जाके अपना खूंटा ठोक रही है। आपको मजाक लग रहा है? आईबी रिपोर्ट पूछ रहा हूँ मैं। कौशिक भाई, मैं कहा केजरीवाल जी मजाक उड़ा रहे थे जब आईबी रिपोर्ट कह रहे थे। मैंने पूछा आईबी रिपोर्ट कहाँ है? इतनी मजबूती के साथ जाके लड़ी, जहां से कांग्रेस को भाग जाना पड़ा, वहां आप इसको मजाक बना रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ आलोक जी। देखिए, गुजरात में निश्चय मोदी जी के जीत हुई है, लेकिन वहां साथ डेवलपमेंट की भी जीत हुई है। 27 साल तक काबिज रहना, एंटी इनकम्बेंसी का इतना बड़ा फैक्टर को झेलना, और वो भी रिकॉर्ड मतों से जीतना, इसका मतलब वहां के लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाइड थे। जहां हिमाचल में है, वहां बीजेपी का इन फाइटिंग और ये पेंशन स्कीम जो लागू करने का कांग्रेस ने घोषणा किया, ये दोनों मुख्य कारण थे। रही बात एमसीडी दिल्ली में, तो यहां पर एक तरीके से बराबर का टक्कर था। 15 साल की इनकम्बेंसी के बाद भी अगर 104 सीटें लाते हैं और अपने वोट बैंक में इजाफा करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस। हाँ, लेकिन जो बड़े बड़े वादे आपने किए थे, वहां यहां 230 सीट का वादा, और वहां लिखित दे रहे थे आप जैसे पत्रकारों को, लिख के ले लो कि यहां पर हमारी सरकार आ रही है, वो इनका मंसूबा अभी राष्ट्रीय पैमाने पर ध्वस्त होता। दोबारा तो नहीं लिख के देंगे शायद, है ना कौशिक जी? 27 में लिख के देंगे। नहीं, गढ़वी जी जीत रहे हैं, इटालिया जी जीत रहे हैं। अगली बार पूरी करेंगे। जगह तो बना ली ना, जगह बना ली, अगली बार वो भी पूरा करेंगे जो वादा करेंगे। मैंडेट का बड़ा मैसेज अशोक वानखेड़े।
कौन से मैंडेट की बात कर रहे हो? गुजरात, हिमाचल, एमसीडी तीनों मैंडेट की बात करूं तो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा है और मोदी जी से बड़ा ब्रांड कोई हो नहीं सकता, ये बात साबित हो गई है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि जितनी शर्मनाक हार होनी चाहिए थी हिमाचल में वो नहीं हुई, इसका मतलब मोदी का चेहरा फिर वहां पे भी चला। एमसीडी में बीजेपी का वोट शेयर बरकरार है। यदि आम आदमी पार्टी कहती है कि हम बीजेपी को हरा रहे हैं तो उन्होंने कांग्रेस और अन्य का वोट शेयर लेके अपनी सीटें बढ़ाई है। ये सीट कन्वर्जन का मामला है। तो बीजेपी को ये देखना होगा कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ता है, सीट कन्वर्जन क्यों नहीं होता, ये देखना होगा। दूसरी बात, यदि हिमाचल प्रदेश जो है कि नरेंद्र मोदी जैसा धाकड़ आदमी प्रधानमंत्री होते हुए भी इतना विद्रोह कैसा हो सकता है, क्योंकि मेरा अभी भी मानना है कि हिमाचल प्रदेश में यदि ये जो लोग बागी उम्मीदवार थे इन्होंने बहुत सारा स्पॉइल किया है खेल। नहीं तो शहजाद जैसे बोल रहे थे कि ये परंपरा है, हर 5 साल बाद वो परंपरा खंडित होती। ये परंपरा उत्तराखंड में भी खंडित हुई है। बीजेपी ने कई जगह ऐसी परंपराएं खंडित। शहजाद, अशोक वानखेड़े का सवाल इसलिए सही है क्योंकि ये परंपरा, जो रिवाज, ये तो उत्तराखंड में भी टूटा है, ये शायद असम में भी टूटा, ये उत्तर प्रदेश में भी टूटा। उत्तर प्रदेश में तो कहते थे कि नोएडा आने पे चीफ मिनिस्टर चुनाव हारते हैं, वो 10 बार आके गए और चुनाव जितवा के दिखाया। ये सारे रिवाज टूट सकते थे, तो हिमाचल में क्यों नहीं टूटा? अशोक वानखेड़े पूछ रहे हैं। शहजाद, फिर शुभराज आ रहा हूं आपके पास। ये वन ऑफ द रेयर ओकेजन्स है जहां पर मैं अशोक वानखेड़े जी की बात को कहीं पर भी उसका विरोध नहीं करूंगा। हमारे बहुत सारे कारण रहे हैं, उसमें से एक कारण निश्चित रूप से जो अशोक वानखेड़े जी ने बताया, इस पर भी समीक्षा और चिंतन करना होगा और केवल चिंतन ही नहीं, इस पर एक्शन भी करना होगा। तो मुझे निश्चित तौर से यकीन है कि हमारी पार्टी इसका पूरा संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करेगी। परंतु एक चीज मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जरा सुनिएगा, 10 सेकेंड सिर्फ लगेंगे। 8 तारीख को इतिहास रचा जाएगा। इतना जबरदस्त आंधी चल रही है गुजरात के अंदर, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। ये आंधी चल रही थी गुजरात में परिवर्तन की। ये गुजरात में तो 5 सीट पे सिमट गए, पंजाब में बम्पर जीते, हिमाचल बगल में है, 1% से कम वोट आया, उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त, उत्तराखंड में जमानत जब्त, गोवा में जमानत जब्त। वानखेड़े जी थोड़ा नाराज हो रहे हैं शहजाद, एक मिनट। इनका मॉडल कहीं नहीं चल रहा है। जबरदस्ती तुम परंतु बीजेपी के पूरे देश स्पोक्सपर्सन बन के मेरे पे क्यों आरोप लगाते हो? मैं सिर्फ इसको मैंने आपको बोला आप आम आदमी पार्टी के बन रहे हैं। कौन? मैं आम आदमी पार्टी का मैंने बोला आप कांग्रेस के बन रहे हैं। नहीं, मैंने वो भी नहीं। तो फिर क्या बोला? आप नाराज हो रहे हैं? आप शक्लें बना रहे थे ना, तो मैं अरे सुबह 7 बजे से बैठा हूँ भैया, कहीं ना कहीं तो थक जाऊंगा बोलते। अच्छा ठीक है। और टाइम काय का हो गया, 7 बजे बाद तो व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे। सवाल ही अमन जी, अब बताओ, दिल्ली में रहता हूँ, एक्साइज की नई पॉलिसी आई, कितनी सुविधा हो गई थी। अच्छा, मैं शहजाद को ये कह रहा हूँ, मैं भी आज शहजाद के साथ बिल्कुल मान, और शहजाद ने जब ओपनिंग किया तो मैंने बोला बहुत रीजनेबल दिया। उसने कहा कि ठीक है, हिमाचल हमको देखना होगा। मेरा ये बार बार जो मैं कह रहा हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी को भी उतना ही कहता हूँ कि भाई जो बातें होती है ये चुनाव के टाइम पे बोले जाने वाले शब्द हैं। ऐसे हमने बीजेपी भी कई बार सुना कि अगली बार 150 पार, अगली बार 200 पार, नहीं होता। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये नेताओं को बोलना होता है। ये नेता बोलते हैं। आईबी रिपोर्ट भी ऐसे ही बोलते हैं। मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी ने जब आखिरी बार चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो उन्होंने आखिरी सभा में एक कागज निकाला था। बोले ये सर क्रीक भारत सरकार पाकिस्तान को देने जा रही है और जब तक मैं हूं तब तक मैं देने नहीं दूंगा। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का लेटर है। आज वो प्रधानमंत्री है 2014 से, वो लेटर कहां है? वो सर क्रीक भारत का जो पाकिस्तान को देने जा रहा है उसको एक्सपोज किया जाए, उसको जेल में डाला जाए। लेकिन ऐसी चीजें होती है। वो लेटर कहाँ है आप पूछ रहे हैं? तो आईबी रिपोर्ट भी पूछ लीजिए ना। आईबी तो मैंने बोला ही, मैंने क्या कहा, जितने झूठ चुनाव के टाइम पे, जब मैंने इनको सवाल पूछा था कि एक्साइज की नई पॉलिसी में दुकानें ज्यादा क्यों हो गई, तो अरविंद केजरीवाल ने मुझे बोला कि आपकी सूचना गलत है। इतनी कम दुकानें थी और इतनी बढ़ी है, मतलब दुकानें कम हुई है। 3 दिन बाद उन्होंने 30 चैनल पे कुछ बोला और कुछ बोला। बीजेपी ने पूरा कोलाज बनाया। 8 जगह उन्होंने 8 अलग अलग फिगर बताए। क्या कहे इसको? शुभराज सा, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी बनने की जिद कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी ना बना दे। एक मिनट में शहजाद कुछ कह रहे हैं। हाँ शहजाद जवाब देना चाह रहे। एक मिनट। हाँ शहजाद शुभराज जी 1 मिनट। शुभराज 1 मिनट होगा, 1 मिनट। हाँ अमन जी, क्या हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम में मैं एक बड़ा सीरियस पॉइंट कर रहा था, वो कहीं खो गया। मुझे एक बार 10 सेकंड में रीइटरेट करने दीजिए। मैं भी 6 बजे से लगातार शोज कर रहा हूं, तो थोड़ा सा मुझे भी समय दे दीजिए। देखिए, एक बड़ा सीरियस मैटर है।
आम आदमी पार्टी ने अपने आप को आज राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया है। टेक्निकली वो राष्ट्रीय पार्टी बने नहीं बने मुझे अंदाजा नहीं, पर ऐसी कोई घोषणा की है। परंतु एक विश्लेषण होना चाहिए कि ये सो कॉल्ड इनका जो मॉडल है वो कहां कहां चल रहा है। ये गुजरात लेकर आए, नहीं चला। ये महाराष्ट्र लेकर गए, नहीं चला। हरियाणा लेकर गए, नहीं चला। आदमपुर गए, नहीं चला। उत्तर प्रदेश नहीं चला। उत्तराखंड नहीं चला। पंजाब गए, पंजाब के बाद हिमाचल नहीं चला। दिल्ली, अब दिल्ली में भी 8 वर्ष जब हो गए इस मॉडल को, तो पूरे एडवर्टाइजिंग के बाद 15 साल की इनकम्बेंसी के बाद मात्र 30 वार्ड ज्यादा पा पाए, और उसमें भी इनके 3 मंत्री के वार्ड में 1 सीट आई है 10 सीट में से। तो मुझे पूछना है इनसे, ये मॉडल जो इसके बारे में बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं, विज्ञापन देते हैं, ये मॉडल कहां है और कौन इस मॉडल पे भरोसा रख रहा है या इसको एक्सेप्ट कर रहा है? जरा इसका भी विश्लेषण होना चाहिए। इस मॉडल की पीड़ा अगर कोई जिससे पूछनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी ज्यादा बता सकती है। शुभ रास्ता, इस मॉडल की पीड़ा और इस मॉडल की भुक्तभोगी अगर कोई है तो शायद कांग्रेस पार्टी है सबसे बड़ी। शुभ रास्ता, सैयद उसके बाद। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस को जो वोट मिलने चाहिए थे, चूंकि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं गुजरात में, इस वजह से वो वोट आम आदमी पार्टी के पास गए। ये बात आपकी ठीक है। लेकिन अमन जी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एक नेशनल ऑपोजिशन घोषित करने के पहले एक बार हमें यह भी देखना चाहिए कि बाई इलेक्शंस भी हुए हैं। बाई इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी जीती है उत्तर प्रदेश में, और अच्छे से जीती है। तो बाकी के रीजनल पार्टीज को हम बिल्कुल दरकिनार ना करें। दिल्ली का इलेक्शन एक बहुत छोटा इलेक्शन है उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट को अगर हम ले तो बाकी रीजनल पार्टीज जो हैं उनको हम ये क्यों डिसमिस करके चल रहे हैं कि वो ऑपोजिशन बनने की होड़ में नहीं है या आम आदमी पार्टी से कम काबिल है? भाई, आम आदमी पार्टी आज एक जगह पंजाब में और दिल्ली में शासन कर रही है, प्रशासन ही कर रही है। उसको मैं लोकतंत्र जनतंत्र के हिसाब से इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि वानखेड़े जी ने अभी खुद ही कहा कि सवाल आप उनसे कुछ पूछे जवाब नहीं मिलता है उनसे, और अलग अलग टाइप की बातें बोलते हैं, तो उनके निश्चित रूप से जनतांत्रिक शासन तो नहीं चला रही है वो। लेकिन खैर, वो बाद में, वो पॉलिसी एनालिसिस बाद में हो सकता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अब इस देश में 2024 का नेशनल वाला जो मामला है वो सेटल्ड है। स्टेट लेवल पर जो भी चुनाव होने वाले हैं या स्टेट लेवल की जो राजनीति है उसमें हर रीजनल पार्टी का अपना महत्व है, और हर रीजनल पार्टी अपने काडर को लेकर बहुत आश्वस्त है और अपने काडर के साथ काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि नेशनल ऑपोजिशन एक्चुअली एक कोalition ऑफ रीजनल पार्टीज होगा, जिसको मैं थर्ड फ्रंट वगैरह की भी बात नहीं कर रही हूँ। नेशनली मुझे लगता है बीजेपी एक डोमिनेंट हेजेमोनिक फोर्स की तरह है, और उसके अलावा जो रीजनल लेवल पर जो भी पार्टीज हैं वो किस तरीके से विधानसभा इंपैक्ट करती हैं आगे आने वाले समय में, मेरे हिसाब से देखिए, ये सारे बाई इलेक्शन की बात की, बहुत सही बात की। बाई इलेक्शन बिहार में बीजेपी जीती है, और वो आरजेडी की सीट थी जो जनता दल यूनाइटेड में ली, वो एक बड़ा गेन है। लेकिन राजस्थान, जहां कांग्रेस बुरी तरह से लड़ रही है, वहां जीती, और छत्तीसगढ़ में जीती, और बीजेडी ने लाख मत के डिस्टेंस से करीब लीड से वो सीट अपनी रिटेन की है। तो ये भी सही है कि उन्होंने कहा कि आपको बाई इलेक्शंस भी देखने होंगे। लेकिन फिर एक रीजनल पार्टी ऐसी है देश में जो 2 राज्यों में कर रही है। पहला एक उदाहरण है, एक रीजनल पार्टी होते हुए 2 राज्यों में जिसकी सरकार है, दिल्ली और पंजाब, और बाकी जगह सरकार बना पाती है, नहीं बना पाती, क्योंकि गोवा में 2-3 बार गए, वापस आ गए। आंध्र प्रदेश तो 6% वोट शेयर भी हो गया। सैयद जवाद, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी 60 सीटों का नुकसान, आम आदमी पार्टी को 5 सीटों का फायदा। देखिए, अब मैं एक चीज तो समझ में आ गई कि जो ब्रांड मोदी है वो गुजरात तक ही सीमित है। हिमाचल के अंदर हमने देखा कि ब्रांड मोदी जो है वो बिल्कुल फेलियर हो गया। राजस्थान के अंदर भी ब्रांड मोदी इतना नहीं चल पाया। छत्तीसगढ़ के अंदर भी ब्रांड मोदी ने काम नहीं करा, मध्य प्रदेश के अंदर भी नहीं करा, और कर्नाटक के अंदर भी नहीं करा। तो ब्रांड मोदी जो है, जिसके नाम से बड़ा प्रचार प्रसार, नो डाउट आप कह रहे हैं गुजरात के अंदर उनको एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है, उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन हिमाचल के अंदर भी अगर आप देखेंगे, जो हार का सेहरा है वो किसमें सर पे बनना चाहिए? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल से आते हैं, और हिमाचल ही लूज करा है, और 2012 से ज्यादा खराब परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त बीजेपी की आई है। तो ये तो एक चीज साफ हो गई कि ब्रांड मोदी के नाम से जो मार्केटिंग करी जाती है वो सिर्फ गुजरात तक ही सीमित है। हाँ, बताइए। देखिए, पहले तो मैं सैयद जब्बार को बता दूं कि ब्रांड मोदी वो है जिसके चेहरे पे पूरे भारत ने, 135 करोड़ भारतवासियों ने विश्वास जताया, और प्रचंड बहुमत की सरकार एक नहीं 2 बार दिया। सुन लीजिए, अरे भाई सुन लो मेरी बात को, इतना काहे परेशान होते हैं। दूसरी बात,
ब्रांड मोदी वो है जिसने उत्तर प्रदेश की 80 संसदीय सीटों में से 72 सीटें अपने बलबूते पे जिता के लेके आया। इसलिए ब्रांड मोदी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना अभी आपके कद की बात नहीं। कह रहे हैं हिमाचल में ब्रांड मोदी लीजिए ना, हिमाचल प्रदेश में मात्र 0.5%, हाँ 0.9% से यदि किसी कारणवश सरकार नहीं बनी तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी फेल है। लेकिन देखिए कांग्रेस के लोगों की मानसिकता गुजरात के अंदर लंगोटी खिंच गई है, लेकिन फिर भी पत्ते बांध के घूम रहे और कह रहे हैं कि भैया हम तो जीते हैं। ठीक है शांतनु, भारत जोड़ो यात्रा का गुजरात में ना आने से नुकसान हुआ कांग्रेस को या फायदा हुआ? देखिए भारत जोड़ो का तो मेरे ख्याल से कांग्रेस वाले भी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आज नरेंद्र मोदी से आती तो और कम हो जाती या बढ़ जाती? शायद और कम हो जाती, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारे एमएलए ने मना कर दिया कि राहुल को मेरे सीट पे मत आने दो, कांग्रेस के एमएलए में। मेरे ख्याल से राजनीति के हर विद्यार्थी को कांग्रेस के एमएलए ने मना करा ऐसा कई चैनल में आज बोला, आपके चैनल पर नाम बताइए, नाम बताइए। अच्छा ठीक है नहीं बस इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं, इतना क्यों है सर? ऋषि आपके बीच में नहीं बोले ना भाई, एक मिनट रुक जाइए। देखिए मेरे ख्याल से आज राजनीति के हर विद्यार्थी को नरेंद्र मोदी से सीखने जैसा है। वो G20 में जाते हैं तो विश्व के नेता बन जाते हैं, देश में कोरोना होता है तो देश के नेता बन जाते हैं, और जब चुनाव होता है तो भाजपा के कार्यकर्ता बन जाते हैं। उससे सीखने जैसा है। वो कह रहे हैं ब्रांड खत्म हो गई, तो जैसे उन्होंने कहा आपका कद नहीं है उस पर कमेंट करने का। वही कहूंगा नरेंद्र मोदी से सीखने जैसा है कि कैसे आप विश्व के नेता, भारत के नेता और कार्यकर्ता तीनों एक समय पर रह सकते हैं। संजय जी का नहीं हो पाया, शुरुआत से लेकर अब तक। हाँ संजीव जी, 3 स्टेट, 3 रिजल्ट, 3 पार्टीज, अलग अलग तरीके के 2-2 मिनट में एनालाइज करूंगा, 20 सेकंड में। देखिए दिल्ली में जब जीते तो दिल्ली में एक्सक्लूसिवली जीतने वाली पार्टी हमेशा मेधावी 85-90% लाने वाली पार्टी, ऐसा स्टूडेंट कितने लेकर आता है? अपने मेजोरिटी से 5, 6, 7 नंबर ज्यादा ला पाता है और किसी तरह एग्जिस्ट कर पाता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। और जब हारता है तो 0 लाता है इतना बड़ा, और गुजरात में जाके पर्ची लेके घूमता था, आईबी की रिपोर्ट की बातें करता था और आंधी की बातें करता था। वहां पर क्या लेकर आया? 5 टिमटिमाते हुए, उसके बाद नेशनल पार्टी कहता है। इसी तरह हिमाचल में जब पार्टी आती थी, रिवाज बदला जाता था, तो पार्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ करता था। 0.90 का डिफरेंस नहीं हुआ करता था। वो सिर्फ 4-5 सीटों से टुलटुलाते 3 बजे जाके हार तो हार है ना, हारने के बाद। अच्छा एक बात और मैं कहना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है इन सारी चीजों को देख के कि शायद आपको भी सबको खुशी होगी, खड़गे जी के आने के बाद मुझे लगता है कांग्रेस ने अंगड़ाई ली है और वो नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा की बात को ना करें, वहां से कहीं संगठन स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि दोबारा से एक स्टेट को उन्होंने हासिल किया है। मुझे ब्रेक पर जाना। संजय जी एक कमेंट जल्दी से आपका। संजय जी मुझे ब्रेक पर जाना जल्दी। देखिए ऐसा है कि गुजरात ने इस देश को 3 महापुरुष दिए। एक मोहनदास करमचंद गांधी जिन्होंने देश को आजाद कराया, दूसरा अपना सरदार पटेल जिन्होंने देश को जोड़ा, तीसरा जो नरेंद्र मोदी के रूप में है जो देश को विश्व गुरु बना रहा है। देखिए ऐसा है कि पहले आप 2014 के पहले चले जाइए तो एम फैक्टर हुआ करता, तो आप सब बोलने जो होते हैं एम फैक्टर क्या होता था। आज मोदी फैक्टर है। मोदी फैक्टर का क्या होता है? आप देखिए हर तरफ जहां भी जाएं एक यश फैलाते हैं, लोगों को साथ लेते हैं, लोगों को साथ लेके चलते हैं और जोड़ते हैं। अगर आपने पूरा गुजरात का एनालिसिस करेंगे, उन्होंने मुसलमानों ने भी वोट दिया, दलित पे ने भी वोट दिया, उनको ओबीसी ने वोट दिया, सारे लोगों ने उनको वोट दिया। रहा जब ये हमारे मित्र बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश की, देखिए हिमाचल प्रदेश में अगर वोट परसेंटेज का आप डिफरेंस देखेंगे सिर्फ 0.9% का डिफरेंस, लेकिन सीट का 10 है। वो 10 सीटें क्यों कम हुई है? जो 12 सीटें इसलिए कम हुई है कि रेबल थे। सो शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पढ़ने में कहीं कम चूक रह गई, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाए। रेबल फैक्टर बड़ा साबित हुआ। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है 156 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया गुजरात में। और साथ ही आपको बता दें हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जयराम ठाकुर इस्तीफा दे चुके हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। भारत माता की। चुनाव नतीजों के बाद सबसे बड़ा शो, संगठन से सत्ता तक। राजनीति में उन्होंने कहा नेकी कर हवा में उछाल। नरेंद्र मोदी जी उससे भी 2 कदम आगे चल के सोचते हैं। नए नारों से नए विचारों तक कि मेरा घर बीजेपी का घर, ये भी स्लोगन बहुत चला। बदल रही है राजनीति। कंफर्ट और चैलेंज में अगर चुनना है, चैलेंज जरूर चुनना, क्योंकि ये है नमो नीति।
रेंज में है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चीन जब चाहे ऑस्ट्रेलिया पर अपनी DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है, जिसका मतलब यह है कि चीन ने अगर यह मिसाइल फायर की तो 2/3 ऑस्ट्रेलिया तबाह हो जाएगा, क्योंकि यह मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक तबाही मचा सकती है। खतरा इससे इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये एक बार में 3 परमाणु हथियार लेकर चल सकती है, जिन्हें अलग अलग लक्ष्यों पर दागा जा सकता है। चीन की इस मिसाइल से खतरा केवल ऑस्ट्रेलिया को ही नहीं है, अमेरिका को भी है, क्योंकि इस रीजन में अलग अलग जगहों पर भी अमेरिका ने अपने सैन्य हथियारों की तैनाती की हुई है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह पहली बार माना गया कि उसे चीन से खतरा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया कि रूस की मिसाइलें उनके पावर प्लांटों को निशाना बना रही हैं। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में बिजली की भारी किल्लत हो गई है, जबकि कई शहरों में तो पूरी तरह अंधेरा हो गया है, क्योंकि रूस अपनी मिसाइलों से चुन चुनकर यूक्रेन के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां बिजली का उत्पादन होता है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस सबसे ज्यादा मिसाइलें जापोरिजिया और ओदेसा पर बरसा रहा है। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है, जिसके बाद वहां से सप्लाई होने वाली बिजली में भारी कमी आई है और अब रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे पावर प्लांटों को भी निशाना बना रही है, जिसके बाद यूक्रेन के कई शहरों में टोटल ब्लैकआउट जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने इस बार एक साथ 70 मिसाइलें दागी थी, लेकिन यूक्रेन की सेना ने करीब 50 मिसाइलों को मार गिराया। हालांकि रूस ने भी माना कि ये रणनीति के तहत किया गया हमला था, लेकिन उसने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के आरोप को नकार दिया। उधर ब्रिटेन ने दावा किया कि पुतिन अपने 2 एयरबेस पर हुए धमाकों से इतने आग बबूला हैं कि उन्होंने अपने ही अधिकारियों को सूली पर चढ़ाने का मन बना लिया है। रूस का कहना है कि उसकी वायुसेना के हवाई अड्डों पर हुए धमाके कोई हादसा नहीं बल्कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक का नतीजा थे। इसलिए रूस के इसी दावे के आधार पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अगर रूस के एयरबेस पर यूक्रेन ने हमला किया तो फिर रूस के अधिकारियों को पुतिन के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। 2 दिन पहले रूस के रिजाइन और सरातफ इलाके में मौजूद 2 अलग अलग एयरबेस पर धमाके हुए थे। ये दोनों एयरबेस यूक्रेन के पास नहीं है, बल्कि उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर है। फिर भी रूस कह रहा है कि इन दोनों एयरबेस पर यूक्रेन ने अपने ड्रोन छोड़े थे। अगर ऐसा ही है तो ये रूस की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, ऐसी चूक जिसकी कोई माफी नहीं। इसलिए माना जा रहा है कि रूस दोनों एयरबेसों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करेगा और उन्हें सजा देगा, क्योंकि अगर यूक्रेन रूस के इतनी अंदर तक हमला करके चल दे तो पुतिन के लिए इससे बड़े खतरे की कोई बात नहीं। इस बीच रूस ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका यूक्रेन को जंग के लिए उकसा रहा है। पिछले 2 दिन में अपने 3 एयरबेस पर हुए हमले से बौखलाए रूस ने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया और उसने आरोप लगाया कि अमेरिका के भेजे गए घातक हथियारों से ही यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है। रूस ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो जंग को भड़काने में जुटा है, क्योंकि बीते 2 दिन में रूस के 3 एयरबेस पर हमले हुए, जिसके बाद रूस ने इन हमलों के लिए यूक्रेन के पीछे खड़े अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया और दावा किया कि अमेरिका की सैन्य मदद से ही यूक्रेन इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहा है। इन हमलों के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। दावा है कि इस बैठक में शामिल सैन्य अधिकारियों ने ही हमलों के लिए अमेरिका की तरफ उंगली उठाई, क्योंकि अमेरिका ने रूस के 3 एयरबेस पर हुए हमलों पर कोई बयान नहीं दिया। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने रूस के आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। उधर ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि रूस ने जापान के नजदीक अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। कहा गया कि रूस ने अपने हथियारों की तैनाती जापान के नजदीक उन द्वीपों पर की है जिन पर लंबे वक्त से विवाद है, जिसके बाद माना जा रहा है कि रूस के इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। असल में खबर है कि जापान अमेरिका के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल करने की तैयारी में है। इसके अलावा उसने बड़े पैमाने पर हथियारों को खरीदने के लिए भी कई देशों से बातचीत शुरू कर दी है। यानी वो जापान जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही हथियारों से दूरी बनाकर रखने की पॉलिसी पर चल रहा था, उसने अपनी रणनीति बदल ली है और वो अब अमेरिका के साथ मिलकर समंदर में उन द्वीपों के नजदीक युद्ध का अभ्यास करने वाला है जिन्हें रूस अपना इलाका बताता है। खबर है कि इसी बात पर भड़ककर रूस ने वहां अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए ताकि वो जापान पर दबाव बना सके। इधर तुर्की के साथ चल रही खटपट के बीच अमेरिका ने ऐसा फैसला ले लिया कि इस आग में घी डलना तय है। हुआ यह कि अमेरिका की सेना सीरिया में अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाने जा रही है, जिससे तुर्की का आग बबूला होना लाजमी है। क्योंकि हाल ही तक अपनी मूवमेंट पर बंदिशें लगाने के बाद अमेरिका ने कह दिया कि वो अपने साथी कुर्द लड़ाकों के साथ उत्तरी सीरिया में पूरी तरह से ग्राउंड ऑपरेशन फिर शुरू करने जा रहा है। अमेरिका की इस बात ने तुर्की को गुस्सा दिला दिया, क्योंकि अमेरिका और तुर्की भले ही एक ही मिलिट्री अलायंस नाटो के सदस्य हैं, लेकिन सीरिया के समीकरण में दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। उत्तरी सीरिया में आतंकी संगठन ISIS के खात्मे के लिए अमेरिका की सेना वहां पूरे एक्शन में है। इसके लिए वो सीरिया के कुर्द लड़ाकों की मदद ले रही है और तुर्की कुर्द लड़ाकों को अपना दुश्मन मानता है।
पिछले महीने इस्तांबुल में हुए जानलेवा धमाके के लिए तुर्की कुर्द लड़ाकों को जिम्मेदार ठहरा रहा है और वो बदला लेने की धमकी तक दे चुका है। वो सीरिया में कुर्द लड़ाकों पर हमले कर भी रहा है। सीरिया में अमेरिका के करीब 900 सैनिक तैनात हैं और डर यह है कि बदला लेने पर आमादा तुर्की कहीं अमेरिका के सैनिकों को भी निशाने पर न ले ले। अगर ये हुआ तो रूस से लड़ रहे नेटो में ही खूनी जंग छिड़ जाएगी। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के नए नक्शे पर बवाल मच गया। तालिबान ने इस नक्शे में अफगानिस्तान को काफी बड़ा दिखाया, जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा समेत आधा पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान का बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान का है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह कि तालिबान ने अपने नक्शे में कश्मीर को एक अलग देश के रूप में दिखाया। इसके अलावा पंजाब और राजस्थान का इलाका पाकिस्तान का बताया गया। राजधानी काबुल की एक सड़क पर लगाए गए ग्लोब में इस विवादास्पद नक्शे को दिखाया गया। खबर है कि भुखमरी और कंगाली से जूझ रही तालिबान सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर इस ग्लोब को बनवाया है, जिसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने इसमें दिखाए गए नक्शे पर कड़ी आपत्ति जताई। उधर जंग में यूक्रेन की हालत से डरे चीन ने हवाई हमलों से बचने के लिए पहले विश्व युद्ध की एक तिकड़म पर दांव लगा दिया। खबर है कि चीन अपने दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों का जवाब गुब्बारों से देने की तैयारी में है। लेकिन ये बच्चों वाले कोई आम गुब्बारे नहीं, बल्कि रेडार रिफ्लेक्टर से लैस बड़े बड़े गुब्बारे होंगे। ऐसे गुब्बारे जो मिसाइलों के रेडार सेंसरों को कंफ्यूज कर देंगे, जिससे वो अपने टारगेट पर नजर ही नहीं रख पाएंगी और वार करने से चूक जाएंगी। चीन को भरोसा है कि ये गुब्बारे उसके शहरों को क्रूज मिसाइलों और ड्रोन अटैक से बचा सकते हैं। रूस की क्रूज मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन हमलों ने जिस तरह यूक्रेन की बत्ती गुल कर दी है, उससे चीन खौफ में मरे जा रहा है। जंग में किसी देश के पावर प्लांट ही उसके दुश्मन का सबसे पहला टारगेट होते हैं। इसलिए पिछले महीने चीन ने एक ड्रिल में इन गुब्बारों को इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस भी की थी। अगर एक साथ ऐसे कई गुब्बारों को हवा में छोड़ कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। 8 तारीख को इतिहास रचा जाएगा। इतना जबरदस्त आंधी चल रही है गुजरात के अंदर, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। बीजेपी को रुझानों में रिकॉर्ड बहुमत मिला है। गुजरात के अंदर ये सारे सर्वे फेल होंगे, आज आप लिख लीजिए, सारे सर्वे फेल होंगे और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनना अगर तय है तो आज हम आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे, आज हम गुजरात के अगले सीएम का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। गुजरात के अंदर 27 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होने वाला है। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। टक्कर सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है और बीजेपी इस पर बुरी तरह हारेगी। तो आम आदमी पार्टी को 10 सीट नहीं मिल रही है, 5 सीटों पर सिमटना पड़ रहा है। आईबी की रिपोर्ट आई है, गुजरात में बीजेपी जाए छे, आम आदमी पार्टी आवे छे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आईबी की रिपोर्ट बोल रही है। गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। मैं हवा में बात नहीं करता, वो लोग तो कहने के लिए कह देते हैं कि इतनी सीट आएगी, इतनी सीट आएगी। मैं जो कहता हूँ वो होता है। मैं हवा में बात नहीं करता, वो लोग तो कहने के लिए कह देते हैं कि इतनी सीट आएगी, इतनी सीट आएगी। लेकिन नतीजे दावों से उलट हैं। दावे आम आदमी पार्टी के, दावे कांग्रेस के, दावों के विपरीत नतीजे 156 सीटों के साथ बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अब जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला आपको नजर आ रहे हैं, शुभ रास्ता, और यहां पर एक एक्सपर्ट्स का एक बहुत बड़ा पैनल यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ। आचार्य जी, आपकी नजर गुजरात और राजस्थान से ज्यादा इस पर है कि सचिन पायलट ने फिर गहलोत जी को पछाड़ दिया? नहीं अमन, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश में इतने दिनों बाद कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली है और बीजेपी के हाथों से हमने सत्ता छीनी है। अभी तो हमको ऐसा लगता है बहुत दिनों बाद जैसे रेगिस्तान में कोई पानी की बूंद पड़ी हो
तो हमें तो सावन ही सावन नज़र आ रहा। तो पहली तो हमें उसकी खुशी है, दूसरा खुले दिल से हम गुजरात की जीत पर बीजेपी को बधाई देते हैं, लेकिन अफसोस बीजेपी के किसी नेता ने हमें हिमाचल के लिए इतने खुले दिल से बधाई नहीं दी है। जहाँ तक सवाल है सचिन पायलट जी का, तो ये बात मैंने कोई व्यंग थोड़ी किया है, ना मैंने कोई ऐसा बयान दिया है, जो था वो बताया है। सचिन पायलट जी, भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी जी हिमाचल की कमान संभाले हुए थे, तो हिमाचल की जनता ने प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया, उनकी बात पर भरोसा किया, और हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया। तो ये बात पक्की है। जहाँ तक गुजरात का सवाल है, वहाँ की कमान जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को सौंपी गई थी। रघु शर्मा जी और अशोक गहलोत जी वहाँ का प्रबंधन देख रहे थे। तो गुजरात में जो हाल हुआ वो सबके सामने है, हिमाचल में जो हाल हुआ वो सबके सामने है। ना मैंने किसी की बुराई की है, ना मैंने किसी की भलाई की है। जो अच्छा आचार्य जी, जो अशोक यथार्थ वानखेड़े है वो मैंने पीछे से बहुत देर से बोल रहे हैं, एक सवाल मेरे पीछे बैठे हैं, मैं इसलिए यहीं से माइक दे रहा हूँ। बताइए। अशोक जी तो सारे सवाल मुझसे ही करेंगे ना। नहीं आचार्य जी देखो, प्रेम आपसे ही है गुरु, आप मेरे गुरु हो। आपसे ज्ञान नहीं लूंगा तो किससे लूंगा मैं? ये मेरी जिज्ञासा है, मैं सवाल नहीं पूछा। अशोक जी नहीं, एक मिनट, मेरी जिज्ञासा ये है कि गांधी परिवार के ये दो लोग हैं, एक प्रियंका जी है, राहुल जी है। राहुल जी गुजरात गए, राहुल जी के गुजरात जाने के बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ आपने देखा। प्रियंका जी हिमाचल गई तो जितवा के लाई। तो क्या लगता है इन दोनों में से प्रियंका जी बड़ा ब्रांड है, प्रियंका जी को सामने आना चाहिए और राहुल जी को पीछे जाना चाहिए? ये मैंने एक जिज्ञासा है मेरी, इसलिए पूछा क्योंकि आप दोनों को अच्छी तरह जानते हो, और कुछ नहीं, मेरे ज्ञान में वर्धन कीजिए बस, और कुछ नहीं। चेहरे पर मुस्कान आ गई आचार्य जी के। आप एक काम करिएगा, एक कागज कोरा लाइएगा, उस पर मेरे दस्तखत ले लीजिएगा, उस पर कुछ भी लिख के कांग्रेस नेतृत्व को भेज दीजिएगा। आप क्यों, आप मेरे मित्र हैं या मेरा बुरा चाहते हैं? मैं आपको वंदनीय मानता हूं क्योंकि आप बहुत स्ट्रेट बोलते हैं। कांग्रेस में खरी सुनाने वाले लोग नहीं हैं, इसी वजह से कांग्रेस का ये हाल हुआ। आप बोलते हैं इसलिए आपकी इज्जत है, आप दिल से इज्जत करता हूं, और ऐसा नहीं कई कांग्रेसी आपकी इज्जत करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी आपको बोलते होंगे कि आप हमारी मन की बात करते हैं। और वाकई मैंने कहा आपको कि यदि इन दो ब्रांड में से एक ब्रांड आगे चलता होगा तो उसको चलाना चाहिए, क्योंकि आपको लड़ना है मोदी से। मोदी ब्रांड के सामने एक ब्रांड सक्सेस आपको खड़ा करना होगा, नहीं तो फिर कैसा होगा 2024 तक? आचार्य जी अब जवाब दे दीजिए, फिर शहजाद आ रहा हूं आपके पास। देखिए अशोक हाँ, अमन जी, अशोक जी ने बड़े गंभीर सवाल किए हैं। वो अलग बात है कि बड़े प्यार से किए हैं, बड़ी विनम्रता से किए हैं, लेकिन सवाल गंभीर हैं। अब जहाँ तक प्रियंका गांधी जी का सवाल है और हिमाचल की जो जीत है ना, तो हिमाचल की जीत, ये बार बार सब कह रहे हैं रिवाज बदल, रिवाज नहीं है, ये कांग्रेस की वापसी का आगाज़ है। और ये देवभूमि है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में जो आज हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, उसका श्रेय प्रियंका गांधी जी को जाना चाहिए। जहाँ तक सवाल राहुल गांधी जी का, जो अशोक वानखेड़े जी सवाल पूछना चाहते हैं, जो बात जिज्ञासा के रूप में कह रहे हैं, राहुल जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी एक ऐसे पवित्र मिशन पर निकले हैं जिसको भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया है। राहुल गांधी जी ने अपनी उस यात्रा को राजनीति से बिल्कुल दूर रखा है। तो मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी जी एक पवित्र संकल्प के साथ चल रहे हैं, तो गुजरात के चुनाव, हिमाचल के चुनाव और इस इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में राहुल गांधी जी का नाम अभी घसीटना ठीक नहीं होगा। उनका आशीर्वाद नहीं, जो अशोक वानखेड़े, आचार्य जी बस एक सवाल ले रहा हूं, फिर मैं शहजाद आ रहा हूं। सवाल उनका ये था, जो शायद वो सीधे तौर पर ही पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि हिमाचल की जीत का श्रेय प्रियंका जी को, गुजरात की हार का श्रेय किसको? क्योंकि राहुल जी गए थे गुजरात, तो हिमाचल की जीत का श्रेय प्रियंका जी को, गुजरात की हार का श्रेय किसको? नहीं, राहुल जी गुजरात गए थे, एक सभा को संबोधित करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। जो आदमी 2000 किलोमीटर पैदल चल के कन्याकुमारी से आ रहा है, उसको आपने इनवाइट कर लिया। अरे भाई, आपको अगर राहुल जी का इस्तेमाल करना चाहिए था तो उनकी यात्रा को 10-12 दिन गुजरात में घुमाना चाहिए था। मगर अगर गुजरात की हार की जिम्मेदारी किसी की है, वो तो अशोक गहलोत जी की है, क्योंकि प्रभारी वही थे। नहीं, अगर राहुल जी और यात्राएं करते तो आपको लगता है सीटें बढ़ती या घटती? आचार्य जी, ये तो बड़ा काल्पनिक प्रश्न है। अगर वो गुजरात में यात्रा जाती और गुजरात में 10 दिन घूमती, तो मुझे लगता है कि निश्चित ही
कोई अच्छा रिजल्ट आता। लेकिन अब वो जो नहीं हुआ उस पर क्या बात की जाए। प्रश्न ये है कि गुजरात में हम हारे हैं। देखिए 10 सेकंड और दे दीजिएगा अमन जी, गुजरात में हम हारे हैं, हम हार स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद जी से पूछना चाहता हूं, गुजरात की जीत का श्रेय मोदी जी का है, तो हिमाचल की हार की जिम्मेदारी किसकी है वो भी बता दें। नड्डा जी की है, मोदी जी की है या अमित शाह जी की है? गुजरात की हार की जिम्मेदारी पहले आप बता दीजिए ना आचार्य जी। मैंने तो बता दिया, वहां के प्रभारी अशोक गहलोत जी की जिम्मेदारी है। अच्छा, वहां के प्रभारी अशोक गहलोत की, ठीक है। तो फिर हिमाचल की जीत की जो श्रेय है वो भी प्रभारी को जाना चाहिए, वो प्रियंका वाड्रा को क्यों? क्योंकि प्रियंका जी वहाँ लगातार हर आदमी से कनेक्ट किया। प्रियंका गांधी जी का अभी जो ब्रांड नहीं राहुल जी नहीं रहे। राहुल जी के ऊपर गुजरात की जिम्मेदारी नहीं थी, उनका तो आशीर्वाद था, गुजरात वालों को भी था, हिमाचल वालों को भी था। शहजाद, आचार्य जी ने शायद जयराम ठाकुर जी का बयान नहीं सुना। हमने तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी उनकी हिमाचल की जीत पर मुझे लगता है आचार्य जी की बात सही है। जैसे उन्होंने भूपेंद्र जी को व्यक्तिगत शुभकामनाएं दी क्योंकि वो वहां के मुख्यमंत्री है, मैं अपनी ओर से देना चाहता हूं। कौन है मुख्यमंत्री हिमाचल का, जरा बता दीजिए मुझे नाम, तो मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भाजपा की ओर से शुभकामनाएं दे दूं। एक तो आचार्य जी, और दूसरी बात यह है कि आचार्य जी मुझे एक बात बताइएगा, जिज्ञासा है, आपने अभी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पवित्र यात्रा, थोड़ी सी डाइवर्ट हो रही है डिबेट। जॉर्ज पोनैया जिस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जिसने कहा कि असली केवल जीसस है और माँ शक्ति में वो शक्ति नहीं है, दुर्गा माँ में शक्ति नहीं है, क्या आप ऐसी यात्रा को पवित्र मानते हैं? मुझे तो लगा आपने एक मोर्चा खोला था हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वाले लोगों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में, परंतु ऐसा लग रहा है कि अभी आपने उसी को ढेर कर दिया ये बयान देकर। नहीं, वो कल ही आचार्य जी ने मेरी डिबेट में बोला कि टुकड़े टुकड़े की नारेबाजी करने वाले भारत जोड़ो यात्रा में है, वो कन्हैया का उन्होंने जिक्र किया। बहरहाल मैं आऊंगा आचार्य जी, एक कमेंट में शुभ रास्ता का ले लूं, उसके बाद आचार्य जी उसको पवित्र यात्रा कह दी। एक मिनट आ रहा हूं। शुभ रास्ता बोलिए। शुभ रास्ता नहीं, आचार्य जी ने 2 बार मैं आचार्य जी के साथ आज डिबेट में बैठी हूँ, दोनों बार इन्होंने यही कहा है कि राहुल गांधी बहुत पवित्र मिशन पर निकले हैं। तो राहुल गांधी को पहले तो राजनीति से रिजाइन कर देना चाहिए ना। इतनी पवित्रता है अगर कि देश में चुनाव चल रहे हैं, वो नेशनल पार्टी के एक तरीके से उनको अध्यक्ष ही माना जाए। हालांकि अभी पार्टी में फेरबदल हुई है और स्ट्रक्चरली कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन सब जानते हैं कि गांधी परिवार के बिना तो अस्तित्व है नहीं कांग्रेस पार्टी का। तो ऐसे सिचुएशन में इतने पवित्र मिशन पर लिखने तो एनजीओ क्यों नहीं खोल लेते, क्यों पॉलिटिकल पार्टी में? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हर बार जब भी कोई हार होती है चुनाव में तो इस चीज का ठीकरा गांधी परिवार पर क्यों नहीं फोड़ा जा सकता? प्रियंका जी को बधाई आचार्य जी, क्यों उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में सरकार बन रही है आपकी, बहुत बहुत बधाई उनको। लेकिन राहुल गांधी जैसे फेल्ड पॉलिटिशियन जिनकी यात्रा पर इतने पैसे खर्च किए गए, और आप ही के यहाँ गुजरात में क्राउड सोर्सिंग की जा रही है। जिग्नेश मेवानी ने क्राउड सोर्स कर करके पैसा जुटाया अपने कैंपेन के लिए। तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? यही सवाल मैंने भी पूछा, इसलिए मैंने 4 बार घुमाकर पूछा, सवाल ही नहीं पूछा जाए कि जीते तो परिवार, हारे तो प्रभारियों पर वार है। मतलब जीते तो परिवार है और हारेंगे तो सिर्फ प्रभारियों पर वार है। वानखेड़े जी, वही सभी पॉलिटिकल पार्टी में यही होता है, जीतता वो नेतृत्व है, हारता संगठन है। तो बीजेपी में भी जब जीत होती है तो नरेंद्र मोदी जी की होती है। तो आज हिमाचल में जो है जितने नरेंद्र मोदी जी की हार थोड़ी है, वो कोई नहीं कहेगा। तो ये अपेक्षा दूसरे पार्टी से भी करना, मतलब ये समझ में नहीं आता मुझे। ठीक है आचार्य जी, अब आप बोलिए, फिर मैं आ गया आप लोगों के पास आऊंगा। आचार्य जी बोलिए। आचार्य जी देखिए अमन जी, 2 बातें हुई। एक तो आपने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने हमारे चैनल पर कहा था कि जो हिंदुओं के विरोध में बात करते हैं मैं उनका समर्थन नहीं करता, या जो राष्ट्र के विरोध। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं, कुछ इस तरह के हैं जो अर्बन नक्सल हैं, वो कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके और दूसरे रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। मैं कब कह रहा हूँ, मैं उनका समर्थन नहीं करता। और अगर धर्म और राष्ट्र के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो मेरी पार्टी वाला बोलो या मेरा विपक्षी दल बोलो, मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा, मैं उसका विरोध करूंगा। लेकिन उस विषय को शुभ रास्ते जी ने नहीं, जैसे शुभ रास्ता जी ने कहा कि मैंने कई बार सुना इन्होंने इस यात्रा को पवित्र बताया, तो पवित्र यात्रा में गलत आदमी कैसे घुस गए? भाई मुझे बोलने तो दो अमन जी, वैसे ही मेरा फोन गड़बड़। बोलिए आचार्य जी, आप बोलिए आचार्य जी।
शुभरास्ता जी का मैं बहुत ही सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि यात्रा पवित्र ही होती है। मंदिर में अगर कोई गलत आदमी भी जाए तो मंदिर या मूर्ति थोड़ी कहती है कि तू यहाँ मेरा दर्शन करने मत आ। ये पंडे का पुजारी का कर्तव्य होता है। तो यात्रा को जो संचालित कर रहे हैं लोग, उनको सोचना चाहिए कि राहुल जी किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं। अगर कोई हिंदुओं को गाली देने वाले से राहुल गांधी की मुलाकात कराते हैं तो ये तो फिर उनको सोचना चाहिए। और शहजाद पूनावाला ने, अमन जी, एक बात कही कि वो जयराम, शहजाद पूनावाला जी ने कहा कि जयराम ठाकुर जी का बयान शायद आचार्य जी ने नहीं सुना। तो भाई हम तो जयराम रमेश जी को सुनते हैं, जयराम ठाकुर जी। आचार्य जी आप ही बोलिए। जयराम रमेश जी सुनाते भी बहुत हैं आपको, सोशल मीडिया पर खुलेआम, इसलिए आप उनको अमन जी 10 सेकंड बड़े नेता हैं। अच्छा अमन जी 10 सेकंड ले लीजिए। शहजाद मेरे को यहाँ स्टूडियो में आना है, 10 सेकंड जल्दी से शहजाद। उन्हें अधिकार है सुनाने का, सबको सुनाने का, हेडमास्टर है अमन जी इन्होंने कहा कि मैं अर्बन नक्सली जो कांग्रेस में घुसपैठ करते हैं उनका विरोध करता हूं। मेधा पाटकर के साथ घूम रहे थे राहुल गांधी। मुझे लगता है इसका भी संभवतः प्रभाव पड़ा ही होगा गुजरात के नतीजों पर। क्या मेधा पाटकर के साथ राहुल गांधी का घूमना भारत जोड़ो में गलत था या सही था? गुजरात विरोधी मेधा पाटकर, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट विरोधी मेधा पाटकर। आचार्य जी 30 सेकंड। सवाल उठता है कि राहुल गांधी जी ने उन्हें क्या, अगर राहुल गांधी जी उनको कांग्रेस ज्वाइन कराएं तब तो बात ठीक है, तब सवाल उठेगा कांग्रेस पार्टी। अब यात्रा में कोई शामिल हो जाए तो उसे कैसे रोका जाए? यात्रा तो मेला है। नहीं, यात्रा मेला है, लेकिन आप अर्बन नक्सलियों का बार-बार जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की टीम में अर्बन नक्सली क्यों है? फिर मैं समझना चाहती हूँ एक चीज। नहीं, राहुल गांधी की टीम में अर्बन अशोक नक्सली क्यों है? से पूछो, कांग्रेस पार्टी को ये मुझसे ज्यादा जानते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए आलोक जी। मैं आचार्य जी से जो यात्रा का नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जितना पायस उन्होंने बताया कि अभी राहुल गांधी जी की यात्रा है और राहुल गांधी जी का इतिहास रहा है कि जहां जहां जाते हैं वहां हार जाते हैं, तो इनका ये यात्रा को चालू रखे 5-10 साल के लिए और प्रियंका गांधी जी को आगे बढ़ाकर, और ये जो नए अध्यक्ष आए हैं इनके आते ही इनको जीत मिली है, इन्हीं के नेतृत्व में करें और ये यात्रा को 10-12 साल तक ऐसे ही चलाते रहे। ये मेरा इनसे मेरा एक सवाल एक और है, एक मिनट, मेरा एक सवाल एक और है। मैं एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। शैलेंद्र, जिस तरह से जीत, मतलब जश्न का माहौल है बीजेपी में, मतलब ढोल पटाखे नारे, मतलब इतनी चीजें चल रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है, प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहे हैं, उस तरह का जश्न का माहौल कांग्रेस खेमे में क्यों नहीं नजर आ रहा है? मैं इसका जवाब देता हूं। मैं पूरा होलिस्टिक जो सिनेरियो है उसका जवाब मैं 2 पंक्तियों से देता हूं। हमारे कुछ मित्र जो है, जो ब्रांड मोदी के खिलाफ, मतलब मैं गणित और प्रबंधन का विद्यार्थी हूं, जहां पर जो परफेक्शन जो है हमेशा प्रोबेबिलिटी के बेस पे मतलब आप काउंट करते हैं। दिलों में गर पली बेजा कोई हसरत नहीं होती, दिलों में गर पली बेजा कोई हसरत नहीं होती, हम इंसानों को इंसानों से यूं नफरत नहीं होती। जिस व्यक्ति का स्ट्राइक रेट 98% से ऊपर हो, अब आप विवेचना करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि 100%। और दूसरी बात अरविंद जी की एक ही भविष्यवाणी सही हुई है जो आप लोग नहीं बता रहे। वो कांग्रेस की 20 सीटें आएंगी, बाकी सब नहीं हुई है, तो वो भी तो नहीं। हाँ अशोक जी, पहले एक मिनट इस चीज का जवाब, एक मिनट। की कभी हार नहीं होती। चलिए अशोक जी, मेरा सवाल ये था, कांग्रेस खेमे में उस तरह का जश्न का माहौल, हिमाचल में बड़ी जीत है भाई, क्यों नहीं है? एक रमेश करके यहाँ पे कारपोरेटर हुआ करता था कांग्रेस का, वो सेवा दल में था, वो अभी मृत पाए, मुझे नहीं है, अभी स्वर्गवास हो गया उनका। जब वो जिंदा थे तो वो ढोल ढमाके ले आते थे, मिठाई बांटते थे। अभी कांग्रेस कार्यालय में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो 5-10 हज़ार रुपये लेके मिठाई लाए और फटाके फोड़े। ये वस्तुस्थिति है कांग्रेस में। यदि कांग्रेस से कोई बाहर से एमएलए आता है, महाराष्ट्र से कांग्रेस का कोई एमएलए आता है, तो वो डरता है हेडक्वार्टर में जाने के लिए। कौन जनरल सेक्रेटरी कंधे पे हाथ रख के कोई बिल? आप कह रहे हैं हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीती, लड्डू के पैसे नहीं है? लड्डू के पैसे हेडक्वार्टर में नहीं है, हिमाचल में तो बढ़ गए होंगे। हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ आप। तो ये मैं कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत है हिमाचल में, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। मैं कह रहा हूँ उस तरह की जश्न की तस्वीरें जो बीजेपी खेमे में है वैसी नहीं है। मैंने क्या कहा, उनकी जश्न की तस्वीर नहीं, जश्न की तस्वीरें बाकायदा हिमाचल में थी। चैनल दिखाएगा कौन दिखाएगा चैनल? अच्छा एक मिनट, आचार्य प्रमोद कृष्ण आ रहा हूं। अमन, इस बात का जवाब ये है कि आपने देखा भी सामने ही सामने, भाई बहनों में फूट है, एक बॉयस यात्रा में जा रहे हैं, संगठन है नहीं, 4 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, किसको मिठाई बांटे? काय की मिठाई बांटे? हाँ बोलिए। देखिए बहुत आचार्य जी आ रहा हूं आपके पास। बहुत सारे बातें हुई, लेकिन इस चुनावों में एक बात समझने वाली है कि 2024 में
आएंगे तो मोदी ही, इस बात का पूरे देश में जो गुंजायमान हो रहा है उससे कोई नकार नहीं सकता। आचार्य श्री सामने हैं, मैं इनसे खुद पूछना चाहता हूं, यदि कांग्रेस इतनी ही सीरियस होती, वो सच में चाहती कि लड़ना है हमने, तो क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का रूट जो है वो इन चुनावी राज्यों से नहीं होता? इन्होंने कहा कि बहुत पवित्र यात्रा। हिमाचल में जश्न की तस्वीरें दिखी नहीं वैसे अशोक भाई, हिमाचल की जश्न की तस्वीरें कहीं नहीं दिखी है वैसे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, नहीं चलेगा सर, क्यों नहीं चलेगा? आप भी बैठे हैं ना सर यहाँ पर, आप भी बैठे हैं ना। मैं न्यूज़ 24 पे था, क्योंकि वो राजू शुक्ला का। आप बताइए ना, आप बताइए, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी, कोई आया सामने? प्रधानमंत्री आए, एक मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में पैसे नहीं लगे। जैसा बीजेपी करेगा वैसा कांग्रेस करना जरूरी है, जरूरी है। तो फिर खुशी, चलिए आचार्य जी, 3 राज्यों में जब चुनाव हुए तो क्या राहुल गांधी आके बाहर देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी तो बनती है। आप बता दीजिए हमारे साथ क्या हुआ, कैसे चुनाव रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो लड्डू भी नहीं, उसमें पैसा भी नहीं लगता। मीडिया में एक ट्वीट कर दीजिए, सब लोग आ जाएंगे। हिमाचल में वहाँ दिक्कत ये है कि वहाँ पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, वहाँ पे हिमाचल में हो गई है। प्रतिभा सिंह कह रही है मुझे बनाओ, उनका लड़का कह रहा है मम्मा को बनाओ। वहाँ पे मुख्यमंत्री किसे बनाए? अच्छा आचार्य जी 30 सेकंड, आचार्य जी 30 सेकंड, आचार्य जी 30 सेकंड। हाँ देखिए अमन चोपड़ा जी, ये जो बात है जिसको एक सज्जन ने उठाया कि प्रियंका जी का हिमाचल प्रदेश के चुनाव की कमान संभालना, सचिन पायलट जी का वहाँ रहना और राहुल गांधी जी की ब्लेसिंग। चलिए आचार्य जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद क्या कुछ कहा आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी के, वो एक बार सुन लीजिए। इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं नड्डा जी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम, इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%, जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। और मैं इस बात को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। और साथियों, 2.5 दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार
अभूतपूर्व है, अद्भुत है। लोगों ने जाति, वर्ग, समुदाय और हर तरह के विभाजन से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के हर घर का हिस्सा है, गुजरात के हर परिवार का हिस्सा है। आज के जनादेश में एक और संदेश है। समाज के बीच दूरियां बढ़ाकर राष्ट्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी करके जो राजनीतिक दल तत्कालिक लाभ लेने की फिराक में रहते हैं, उन्हें देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी देख भी रही है और समझ भी रही है। भारत का भविष्य फॉल्ट लाइंस को बढ़ा करके नहीं, फॉल्ट लाइंस को गिराकर ही उज्जवल बनेगा। कभी भाषा की दीवार, कभी रहन सहन, कभी क्षेत्र, कभी खान पान, कभी ये वर्ग, कभी वो वर्ग। लड़ने के लिए तो सैकड़ों वजह हो सकती हैं, लेकिन जुड़ने के लिए एक वजह ही काफी है। ये मातृभूमि, ये धरती, ये देश, ये हमारा भारत। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। आज देश में कोई संशय नहीं कि अगर देश रहेगा, देश समृद्ध होगा, तो सबकी समृद्धि तय है।